हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आज होने वाला है आखिरी लेक्चर, मतलब आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर को कंप्लीट, क्योंकि आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2। रिमेनिंग 50% ऑफ क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था पार्ट 1, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम, कि कैसे उसमें दो होती हैं शॉर्ट चेन और दो होती हैं लॉन्ग चेन्स, राइट। चलो आज देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई सामने। व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। अच्छा, मतलब आपको बताना है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV का ट्रांसमिशन किन किन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन से होता है, किस किस तरह से इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, HIV कैसे कैसे तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, वो सब आपको बताने हैं, ठीक है। वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV आपको इस आंसर में बताना है। तो बस पढ़ा तो हुआ ही है, हमने बता देते हैं फटाफट से। देखेंगे आंसर सी। देखो होता कैसे है भाई, एड्स, ठीक है। होता क्या है HIV से? एड्स होता है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। किससे? HIV से होता है ना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सी, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब ये इन्फेक्शन, तब ये HIV जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाता है। देखो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, HIV का ट्रांसमिशन हमेशा कैसे होता है? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है। HIV का ट्रांसमिशन हमेशा कैसे होता है? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? हमेशा HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है? जिस भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बॉडी फ्लूइड्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो मतलब HIV ट्रांसफर हो रहा है। जिस भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अगर बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज है तो मतलब HIV वहां पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो देखो यहां जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन लिखे हैं उन सब में आप नोटिस करोगे कि बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज है या नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर यहां देखें, मतलब अगर ये जो एक की पॉइंट यहां लिखा हुआ है ना, ये आपको हेल्प करेगा किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे आपसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच कैन नॉट बी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV, तो आपको वो वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर कहीं दिख जाए जिसमें बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, तो मतलब फिर वो क्या होगा? वो HIV ट्रांसमिट नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसके बगल में अगर कोई इंडिविजुअल खड़ा हुआ है और उसने उससे सिर्फ हैंडशेक कर लिया, सिर्फ हैंडशेक कर लिया, तो क्या उसे HIV इन्फेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इस केस में HIV जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, समझे। तो ये जो एक सिंगल सा कीवर्ड है, ये एक सिंगल सा कीवर्ड, ये आपको हेल्प करेगा सारे ऑप्शंस के बीच में से हमेशा उनको ऑप्ट आउट करने के लिए, ठीक। चलो देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला मोड है कि जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस वक्त जो है बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है और इसीलिए हो जाता है किसका ट्रांसमिशन? HIV का ट्रांसमिशन। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू एन हेल्दी पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, ठीक है, तो अब ये जो बॉडी फ्लूइड है वो पूरा का पूरा चला गया किसके अंदर? दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो कि हेल्दी था, तो ये इन्फेक्शन क्या होगा? हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा नोटिस करना कि जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप पढ़ोगे वो एप्लीकेबल तभी हो रहे हैं क्योंकि उनमें बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस को यूज कर लेना, ठीक है, शेयर कर लेना। इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस, अगर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड निकाला तो उसकी नीडल और सब कुछ उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ चुके, और सेम नीडल या सेम सिरिंज से किसी और को भी क्या कर दिया? ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया या उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया किसी मेडिसिन को, तो उसके थ्रू उसका बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस को शेयर करने से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अब मदर और चाइल्ड का तो रिलेशन ही ऐसा है कि पूरी की पूरी बॉडी दोनों की कनेक्टेड होती है। मदर की बॉडी से पूरी तरह से चिल्ड्रन की बॉडी जो है वो बिफोर बर्थ कनेक्टेड होती है, राइट। किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? प्लेसेंटा के थ्रू,
किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? प्लेसेंटा के थ्रू। तो मदर से, अगर मदर एचआईवी इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड में डेफिनेटली विदाउट एनी एक्सेप्शन एचआईवी का इन्फेक्शन जाता है, ठीक है, डेफिनेटली जाता है। हर उस केस में जहां पर बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो रहा है उस केस में डेफिनेट है कि एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर। क्लियर इतनी बात? तो मदर से, ठीक है, एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में भी एचआईवी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। तो दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द एचआईवी इन्फेक्शन। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, what is the mechanism by which the AIDS virus causes deficiency of immune system of the infected person? वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एड्स का जो वायरस है, मतलब एचआईवी, ये क्या करता है? इन्फेक्टेड पर्सन की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर देता है? खोखला कर देता है, उसे खा जाता है, उसे उसके लिए वर्क करना, उसका वर्किंग जो उसकी फंक्शनिंग है वो पूरी बंद कर देता है। ऐसा क्या करता है? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म एग्जिबिट करता है? एड्स का वायरस। एड्स का वायरस मतलब कौन? एड्स का वायरस मतलब कौन? एचआईवी। एड्स का वायरस मतलब कौन? एचआईवी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक, चलो बताते हैं कि ये ऐसा क्या करता है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इतनी बार बोल दिया है कि मतलब अब तो कभी ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आए ना, जैसे पिछले लेक्चर में आए थे कि एड्स का फुल फॉर्म बताना है, एचआईवी का फुल फॉर्म बताना है, एमएएलटी का फुल फॉर्म बताना है, सीएमआई का फुल फॉर्म बताना, ये वाले क्वेश्चंस तो आपसे हमेशा बनने ही बनने हैं, क्योंकि इतनी बार मैंने इनको बोल दिया है कि भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, सिंड्रोम होता है, कभी भी सिम्टम वाले ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, राइट। तो ये चीजें तो अब आपके माइंड में बैठ चुकी है, इतना मुझे पूरा भरोसा है। चलो आगे देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मतलब एचआईवी। इसे कभी भी ऐसे नहीं रीड करना, इसे कभी भी ऐसे नहीं रीड करना कि एचआईवी वायरस, इसका जो वी है उसका मतलब ही वायरस है। तो एचआईवी वायरस मतलब आप पता है क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। वायरस कोई सेंस है भाई? देखो उसके टर्म में, उसके मतलब में ही लिखा हुआ है, एब्रिविएशन उसका जो है उसी में लिखा हुआ है, वी मतलब वायरस लिखा हुआ है, तो एचआईवी से होता है, ठीक है। और ये होता कैसे है ट्रांसमिट? अभी हमने देखा सेक्सुअल या ब्लड कांटेक्ट से, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी एचआईवी अटैक करता है किसके ऊपर? हमारे मैक्रोफेजेस में एंटर करता है। ये पूरा मैकेनिज्म हमारा पड़ा हुआ है, पूरा मैकेनिज्म हमारा पड़ा हुआ है। मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा, मैक्रोफेजेस में एंटर करके क्या करेगा? जो उसका आरएनए है, इसका जीनोम कैसा है? आरएनए है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए जीनोम है, ठीक है। अरे भाई आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए जीनोम, ठीक है। इस आरएनए जीनोम को ये क्या करता है? रेप्लिकेट करके और क्या बनाता है? वायरल डीएनए बनाता है, ठीक, मैक्रोफेज के अंदर, ठीक। ये काम करता है, मैक्रोफेज को अटैक कर लिया, वायरस का तो काम ही होता है होस्ट सेल को अटैक कर लेता है, क्योंकि खुद के पास तो सेल है नहीं, तो होस्ट की सेल को क्या करेगा? अटैक कर लेगा। कौन सी सेल ले ली इसने? मैक्रोफेजेस पे अटैक किया सबसे पहले। मैक्रोफेजेस पे अटैक किया, उनके अंदर जाके क्या किया? उनके अंदर जाके वायरल डीएनए को बनाया सबसे पहले तो। फिर वायरल डीएनए को बनाने के बाद फिर उसने अपने जैसे बहुत सारे उसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिए? एचआईवी बनाने स्टार्ट कर दिए। अब ऐसे वायरल डीएनए वाली बॉडीज उसने बहुत सारी बनाना स्टार्ट कर दी, और इसलिए फिर अब उसको हम क्या कहने लग जाते हैं? मैक्रोफेज को, जब इतना ज्यादा इसके अंदर आतंक मचा देता है एचआईवी मैक्रोफेज के अंदर, तो हम उसे कहने लगते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। क्या कहते हैं उसे हम? फैक्ट्री ऑफ एचआईवी या फैक्ट्री ऑफ वायरल डीएनए, ठीक। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो मैक्रोफेज के अंदर बहुत सारे क्या बनाने स्टार्ट कर दिया उसने? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, किसको? वायरस को, ठीक। अब फिर वो क्या करता है? ये जो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए से वायरल डीएनए में कन्वर्ट किया है, रेप्लिकेशन किया है, ये किसकी हेल्प से किया है? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से किया है? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से किया है। अब ये जो वायरल डीएनए बन चुका है, ठीक है, ये क्या करेगा? दिस वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए को क्या करेगा? पूरी तरीके से हाईजैक कर लेगा कि भाई तेरी नहीं चलनी है, अब मेरी चलेगी। अब मैंने सेल को हाईजैक कर लिया है, ठीक है। पूरी मैक्रोफेजेस को अभी इसने क्या कर लिया? पूरी की पूरी सेल को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने के बाद ये क्या करेगा? बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स को बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, वहां जाके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स को बनाएगा। और फिर अब ये जो
मैक्रोफेज है, इसको हम मैक्रोफेज हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रही, वायरस कोई बनाए जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, फिर उसे मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, वायरस की फैक्ट्री, एचआईवी की फैक्ट्री कहते हैं। एट द सेम टाइम एचआईवी एंटर्स टी लिम्फोसाइट। अब जब उसने मैक्रोफेज के अंदर अपना पूरा हक जमा लिया है, पूरा अड्डा जमा लिया है, फैक्ट्री बना ली है, अब वो एंटर करने लग जाएगा किसके अंदर भी, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी। ठीक है, बी में नहीं, पहले जाएगा टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करने, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, पहले उन पर अटैक करने जाएगा, फिर ये रेप्लिकेट करेगा, वायरल प्रोजनी को बनाएगा, और दीज न्यूली फॉर्म्ड प्रोजनी वायरसेस गेट रिलीज इनटू द ब्लड। अब ये जो नए नए वायरल प्रोजनीज बनते जा रहे हैं, फिर ये ब्लड में रिलीज होते जाएंगे और पूरे ब्लड में इन्फेक्शन को फैला देंगे। जो हेल्दी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स बाकी है, उन सबको भी क्या कर देगा, ये टी लिम्फोसाइट के बीच में यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है, यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी आएगा। इन हेल्दी टी लिम्फोसाइट्स को अब वो क्या करने लगेगा, पहले किसी एक दो में गया, आसपास के सारे हेल्दी टी लिम्फोसाइट्स को अब क्या करेगा, अटैक करना स्टार्ट। एज अ रिजल्ट जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, जो हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पांस को पूरा रेगुलेट करते हैं। क्या फंक्शन था टी लिम्फोसाइट का, पढ़ा था हमने, क्या फंक्शन था टी लिम्फोसाइट का, हमारी बॉडी के सेल मीडिएटेड रिस्पांस को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पांस को, सीएमआई को रेगुलेट करने का काम किसका था, टी लिम्फोसाइट का था। क्या काम था, टी लिम्फोसाइट का ही काम था। और वो काम अब बॉडी में कैसे होगा, अगर सारे के सारे टी लिम्फोसाइट्स को इसने क्या कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, हाईजैक कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग अब वो उनको रेगुलेट करवा रहा है, फंक्शन करवा रहा है, कौन, एचआईवी। देन thereby decreasing the number of immunity of a person। इम्यूनिटी को रेगुलेट करने वाले जो सेल्स थे, अगर उनको ही हाईजैक कर लिया जाए, अगर उन्हें ही अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए किसी एचआईवी के थ्रू या किसी वायरस के थ्रू, तो फिर अब आप खुद समझो कि जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जो हमारा इम्यून सिस्टम था, अगर वो ही हमारे लिए लड़ना बंद कर दे, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आके काम करने लगे, उसको हिप्नोटाइज करके अब तू मेरे हिसाब से काम करेगा, ठीक है, तो अब आप समझो कि वो ही हमारा नहीं रहा, हमसे हमारे लिए लड़ने वाला ही हमारा नहीं रहा, तो हम कैसे बचेंगे भाई, हम किसी भी बीमारी से कैसे बचेंगे। ठीक है, एचआईवी से होने वाले सिम्टम तो बात की बात है, फिर अब तो कोई भी इन्फेक्शन आएगा, कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आया हमारी बॉडी में, तो उसी से हमें डिजीज होगी। क्यों, क्योंकि उससे लड़ने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म था वो हमारा रहा ही नहीं। अब वो किसके इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, एचआईवी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा। तो ये रीजन है और ये मैकेनिज्म है, जैसे कौन करता है, एचआईवी हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को हमसे छीन लेता है। ठीक है, हम हो जाते हैं कैसे, इम्यून सिस्टम के लिए डिफिशिएंट। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी, जिसमें हमारी इम्यूनिटी ही चली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से इसमें गायब हो जाती है। एक्वायर हम कैसे करते हैं किसी भी इम्यूनिटी को, कैसे करते हैं, इन्हीं की हेल्प से करते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की हेल्प से। यही गायब कैसे करोगे, एक्वायर। तो एक्वायर इम्यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से डेफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इस वायरस को भी कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि ये ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है उसको पूरी तरीके से खोखला कर देता है। कौन सा वायरस, एचआईवी। ठीक, चलो आप देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज अ कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल। एक कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होती है, एक कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होती है। क्या ये दोनों दो अलग अलग सेल होती हैं या फिर सेम सेल होती है, अगर सेम है तो दोनों के फंक्शन इतने अलग कैसे हो जाते हैं, कौन सा डिफरेंस इनके बीच में पाया जाता है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक कैंसरस सेल को एक नॉर्मल सेल से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल। सी, सबसे पहला डिफरेंस आपको जो दिख रहा है, सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिख रहा है एक नॉर्मल सेल का, क्या है, नॉर्मल सेल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक नॉर्मल सेल क्या शो करती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब एक सेल जब
दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है, अगर आसपास स्पेस जो है वो क्या करती है, उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो फिर वो ग्रो करना बंद कर देती है। ठीक है, कांटेक्ट में आते ही उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, लिमिट हो जाती है। ठीक, तो एक सेल जो कि अगर नॉर्मल सेल है तो उसके अंदर ये टेंडेंसी, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करती है। क्या शो करती है, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करती है। ठीक, तो therefore when these cells come in contact with other cells they stop dividing। इसीलिए ये वाली सेल्स जब किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती हैं तो वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं। लेकिन कैंसरस सेल की टेंडेंसी क्या है, उसके अंदर ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता। कैंसरस सेल की टेंडेंसी क्या है कि उसके अंदर ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती। Therefore, they continue to divide, thereby forming a mass of cells or tumor। और इसीलिए ये डिवाइड करती रहती हैं और क्या बना लेती हैं, एक मास ऑफ सेल इकट्ठा कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं फिर ट्यूमर। ठीक है, इनमें होती है कैसी, काफी रैपिड और काफी अनकंट्रोल्ड सी ग्रोथ होती है। इनके अंदर काफी रैपिड और काफी अनकंट्रोल्ड सी ग्रोथ होती है, और जिसकी वजह से ये बना लेती हैं एक मास ऑफ सेल को, और इसी मास ऑफ सेल को हम कहते हैं क्या, ट्यूमर। ठीक है, देखो नॉर्मल सेल की टेंडेंसी क्या है कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, कांटेक्ट में आते ही इनहिबिट कर देना। इनहिबिट करने का मतलब क्या होता है, रोकना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो कांटेक्ट में आते ही ग्रोथ को रोक देना, इनहिबिट कर देना, रिड्यूस कर देना, तो ये प्रॉपर्टी है इनके पास। तो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन यहां पर इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। दे डजंट शो एनी काइंड ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती रहती है, डिवाइड करती रहती है, बहुत सारा मास ऑफ सेल बना देती है जिसकी जरूरत भी नहीं है। और फिर अब उस मास ऑफ सेल को हम नाम दे देते हैं क्या, ट्यूमर। क्या नाम देते हैं, ट्यूमर। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल सेल में और क्या प्रॉपर्टी है, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन आफ्टर अटेनिंग अ स्पेसिफिक ग्रोथ। एक स्पेसिफिक ग्रोथ को अटेन करने के बाद वो डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रोथ को अटेन करने के बाद वो क्या होती हैं, डिफरेंशिएट होती है नॉर्मल सेल्स। लेकिन यहां पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बस ग्रोथ करके बैठ जाती हैं और बैठे रह जाते हैं। ठीक है, बस ग्रोथ करके बैठ जाते हैं। तो दीज सेल्स रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। अगर हम बात करें नॉर्मल सेल्स की, तो ये कैसी रहती हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर बिल्कुल स्टिक्ड रहती है कि ये इस जगह की सेल है तो वो वहीं रहती है, घूमती नहीं रहती कि आज आपकी नोज की सेल यहाँ है कल वो पैर में चली गई, ऐसा नहीं होता। राइट, जो पर्टिकुलर उसकी लोकेशन है वो अपनी लोकेशन पर बनी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कैंसरस सेल की, तो दीज सेल्स डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की बंधी हुई नहीं है, ये जो है वो मूव करती रहती है नेबरिंग टिश्यूज की तरफ कहीं पर भी, और सबका फंक्शन भी डिस्टर्ब करती हैं और खुद भी उल्टे सीधे काम करती हैं। ठीक है, जो नॉर्मल टिश्यू है उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब करती हैं और खुद भी डिसफंक्शंस करती हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी भाई, इनके पास क्या है, अपनी लोकेशन पे स्टिक रहने की प्रॉपर्टी इनके पास नहीं। ये क्या करती हैं, मूव। ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है अच्छा, ये जो मूव करती है इसके लिए एक टर्म देखा था हमने, ये जो मूव करती है इसके लिए एक टर्म देखा था हमने, मेटास्टेसिस। क्या मतलब था मेटास्टेसिस का, स्प्रेडिंग। मेटास्टेसिस का मतलब क्या था, स्प्रेडिंग, मतलब फैलना, है ना। मेटास्टेसिस का मतलब क्या था, फैलना। तो ये क्या करते हैं, फैलते हैं। कौन, ये वाले जो ट्यूमर्स बनेंगे ना, ये जो मास ऑफ सेल बनेंगे, फैलते हैं। ठीक है, बेनाइन और मैलिग्नेंट का डिफरेंस था ये, बेनाइन वाला नहीं फैलता था, मैलिग्नेंट वाला फैलता था। चलो जो मैंने आपको बताया बस वही फिर से पूछ लिया गया, दैट एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस। बस वही जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखो यहां पर मैंने अभी जस्ट आपको एक लाइन बोली कि ये जो प्रॉपर्टी है इनकी मूव करने वाली, इस मास ऑफ सेल के मूव करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसी को मेटास्टेसिस कहा गया है, जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द बेनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करता है किसे, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी, और नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल को भी। अब देख लेते हैं भाई मेटास्टेसिस क्या है। The property of metastasis is exhibited by malignant tumors। यही कह रही हूं ना भाई, malignant में होती है ये प्रॉपर्टी, है ना। malignant वाला जो ट्यूमर होता है वो
स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है, इन्वेड करता है। अब हम बात करें अगर, तो इट इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स। देखो ये स्प्रेडिंग वर्ड आ गया है ना, कैंसरस सेल्स के फैलने की प्रोसेस है ये, ठीक है। तो इट इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कैंसरस सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे इन कैंसरस सेल्स का या ट्यूमर के फैलते रहने की, स्प्रेड होते रहने की टेंडेंसी, प्रॉपर्टी कहलाती है मेटास्टेसिस। होती है किसके अंदर? मैलिग्नेंट काइंड ऑफ ट्यूमर में होती है। किस तरह के ट्यूमर में होती है? मैलिग्नेंट काइंड ऑफ ट्यूमर में होती है, बेनाइन में नहीं। These cells divide uncontrollably, forming a mass of cell called as tumor. ये सेल क्या करेंगी भाई? वही है, ट्यूमर बनाने का काम है ना। अनकंट्रोलेबली बिल्कुल डिवाइड करती जाएंगी, ग्रो करती जाएंगी और क्या बना लेंगी? एक मास ऑफ सेल बना लेती हैं बहुत सारा, और उसी को हम कहते हैं ट्यूमर। उसी मास ऑफ सेल को हम कहते हैं ट्यूमर। फ्रॉम द ट्यूमर, अब इस ट्यूमर में से कुछ सेल जो है वो तो क्या हो जाएंगी, ठीक है, कुछ सेल जो है वो निकल के इसी ट्यूमर की और ब्लड की स्ट्रीम में बिल्कुल बहने लगेंगी, ठीक। इस ट्यूमर की कुछ सेल्स निकलकर ब्लड के साथ बहने लगेंगी, ब्लड के साथ बहते बहते अलग अलग रीजन्स में जाके क्या हो जाएंगी? अटैच हो जाएंगी, और उन रीजन्स में जाके फिर से बनाने लग जाएंगी क्या? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगेंगी, और फिर एक ट्यूमर बन जाएगा। फिर किसी और रीजन पे जाके दूसरा जो ब्लड स्ट्रीम में बह रहे हैं, ठीक है, इस ट्यूमर के कुछ सेल्स के पार्ट, वो जाके कहीं और जाके लोकेशन उन्होंने ले ली, स्टिक हो गए और फिर करने लगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, फिर बन गया एक और ट्यूमर। तो इस वजह से इसके ट्यूमर जो है वो बॉडी में क्या होते रहते हैं? स्प्रेड होते रहते हैं। किस केस में बात हो रही है बेटा? ये मैलिग्नेंट के केस में बात हो रही है। किसके केस में बात हो रही है? मैलिग्नेंट के केस में बात हो रही है, ठीक। देन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम these cells reach distant parts of the body। ये सेल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचते हैं और फिर वहां जाके फिर से नए नए ट्यूमर्स का बनाना फॉर्मेशन मतलब स्टार्ट कर देती हैं। कैसे? एक्टिवली डिवाइड करके, अनकंट्रोल्ड डिविजन्स को करके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को करके, ठीक है, और नए नए ट्यूमर्स को बना देती हैं। ये है मैकेनिज्म, ये है प्रोसेस जो कहलाती है क्या? मेटास्टेसिस। ये जो ट्यूमर्स घूम रहे हैं ना, स्प्रेड हो रहे हैं, नाच रहे हैं पूरी की पूरी बॉडी में, इसी को कहते हैं क्या? मेटास्टेसिस। ट्यूमर के घूमने का मतलब ये नहीं है कि एक ट्यूमर यहां बना और यही ट्यूमर घूम के चला गया कहीं और, नहीं। ये ट्यूमर यहां बना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां ट्यूमर बना और यहां से उसका कुछ मास ऑफ सेल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में गया और उन सेल्स ने अलग अलग लोकेशन को जाके पकड़ लिया और वहां पर नए ट्यूमर को बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन ट्यूमर का भी कुछ मास ऑफ सेल ब्लड के साथ बहना स्टार्ट हुआ, अलग अलग जगह पे गए, वहां पर नए ट्यूमर्स बनाना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से स्प्रेड होता है, ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड होता है। ऐसा ट्यूमर नहीं घूमता है पूरी बॉडी में। आप सोचो कि ट्यूमर घूम रहा है तो ट्यूमर घूम रहा है, ठीक है, आज वो ट्यूमर यहाँ है, कल यहाँ हो जाएगा, कल यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप देखें नेक्स्ट भाई क्या पूछा है? लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज। अल्कोहल या ड्रग अब्यूज से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताने हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा हैं। क्या क्या बताएं? चलो देखते हैं कितने बताए हैं, जितने बताए उतने पढ़ लेते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज से, जो कि लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा। सी, alcohol and drugs have several adverse effects on the individual, his family and the whole society। अल्कोहल और ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पे ही नहीं होकर रह जाता जिसने उसको जिसको एडिक्शन हो गया है, ठीक। ये मैंने आपको बताया था, ये उसके परिवार को भी पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। उसके जो क्लोज इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर अनमैरिड है तो मदर एंड फादर को, अगर मैरिड है तो वाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है और पूरी की पूरी फैमिली को भी देता है। लेकिन जो क्लोज इंडिविजुअल है, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रिलेशन है, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक। तो इंडिविजुअल को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को और उसकी ओवरऑल सोसाइटी को, उसके नीबरिंग एनवायरनमेंट को बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्या? देखो, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल वन बाय वन पढ़ते हैं। अल्कोहल का इफेक्ट, देन उसकी फैमिली पे इफेक्ट, सोसाइटी पे इफेक्ट। सी, इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल आर व्हाट? इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट होता है? सी, अल्कोहल हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की बॉडी पे अल्कोहल का बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम एक्सेस अल्कोहल, जब भी कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर लेता है तो इसकी वजह से उसका लिवर डैमेज होता है, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं।
एंड द नर्वस सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, लिवर तो डैमेज होता ही है, नर्वस सिस्टम पे भी बहुत फर्क पड़ता है रैंडम और इतने फ्रीक्वेंट हेलुसिनेशंस की वजह से। एज अ रिजल्ट अदर सिम्टम्स सच एज डिप्रेशन, अब इन चीजों के होने की वजह से, क्योंकि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लिवर अफेक्ट हो रहा है, तो अब लिवर के जो भी फंक्शनिंग है वो सब गड़बड़ होगी। ठीक है, लिवर की जो फंक्शनिंग थी वो सब क्या होगी, डिसबैलेंस होगी, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी बैलेंस बॉडी में बना हुआ था उन सब में भी दिक्कत आएगी, तो उनसे रिलेटेड सारे डिजीजेस, सारे सिम्टम्स, सब कुछ दिखाई देंगे, सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, फटीगनेस फील होना, बहुत ज्यादा एग्रेशन होना, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट may also be observed in the individual। इंडिविजुअल के अंदर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती हैं या की जाएंगी जब भी अगर वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करेगा अल्कोहल का, क्योंकि उससे उसका लिवर अफेक्ट होगा, उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, और लिवर से रिलेटेड सारे फंक्शंस जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारा जो बैलेंस बॉडी का बना हुआ है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। समटाइम्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन may also lead to heart failure। कई बार अगर बहुत बहुत एक्सट्रीम अल्कोहल कंजम्पशन चलता रहे, इतने सारे सिम्टम्स के बाद भी, लिवर और नर्वस सिस्टम के अफेक्ट हो जाने के बाद भी, तो इसका रिजल्ट जो है वो सीधा का सीधा हार्ट फेलियर से इंस्टेंट डेथ भी रिपोर्ट की जा चुकी है कई केसेस में, कई ज्यादा केसेस में। ठीक है, इंस्टेंट डेथ हो जाती है लोगों की हार्ट फेलियर से, कोमा से, या फिर डायरेक्टली डेथ, या तो सिर्फ हार्ट फेलियर हुआ, डेथ हो गई, या फिर कोमा में चले गए, या फिर डायरेक्टली मर ही गए। ठीक है, ये सब रीजंस तो बाद में डिटेक्ट हुए, लेकिन डायरेक्टली मर ही गया इंसान। डिटेक्ट तो बाद में हुआ कि भाई ऐसा हुआ था, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा कर लिया था, हार्ट फेल हो गया था इसलिए मरा, पता पहले ये चलता है कि मर गया। ठीक, तो ये कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड अल्कोहल एज इट में इनहिबिट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी। और साथ ही साथ इसका इफेक्ट ये भी आता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर अल्कोहल कंजम्पशन करती है तो उसकी बेबी की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाती है। उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो सकता है कि ना हो, ठीक है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। ठीक, तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा मना किया जाता है कि उन्हें अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, अदरवाइज जो बेबी की ग्रोथ है वो नॉर्मली प्रोसीड नहीं हो पाती। ठीक है, और उन्हें तो डिजीजेस हो ही सकती हैं, बेबी को भी हो सकती है। ठीक, उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर अफेक्ट हो सकती है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं अल्कोहल के एक इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, खुद इंडिविजुअल को ये सारे इफेक्ट झेलने पड़ेंगे, उसकी फैमिली पर क्या क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं। कंजम्पशन ऑफ एक्सेस अल्कोहल बाय एनी फैमिली मेंबर कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द फैमिली। किसी भी फैमिली मेंबर अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होता है, अगर वो बहुत ज्यादा ही अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो उसकी फैमिली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उस चीज का पड़ता है। ठीक है, इट लीड्स टू सेवरल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स सच एज क्वारल्स, फ्रस्ट्रेशंस, इनसिक्योरिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसको एडजस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, इतना ज्यादा एग्रेशन होगा कि रिलेशनशिप्स प्रॉपर नहीं चलेंगे, इतना ज्यादा अनकॉन्शियसनेस होगी कि चीजें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर पाएगा और इश्यूज आएंगे, इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आएंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। बहुत सारी मतलब मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि बिल्कुल ऐसे चिपके हुए थे इसे एक सिंगल एडिक्शन के साथ। मल्टीपल इश्यूज आप समझ रहे हो जो चिपके होते हैं एक सिंगल एडिक्शन के साथ। ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप का एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एडिक्शन क्यों ना हो। ठीक है, तो ये इफेक्ट आता है फैमिली के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सी इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, रैश बिहेवियर, ठीक है, मैलिशियस मिसचीफ एंड वायलेंस, डिटेरियोरेटिंग सोशल नेटवर्क, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एंड अदर एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स इन सोशल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखो जितना ज्यादा इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसका अग्रेशन, उसका हार्शनेस, ठीक है, ये सारा जो उसका बिहेवियर है ये कभी भी उसको सोसाइटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प नहीं करता, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोसाइटी के साथ जो लाइफ का बैलेंस होता है वो इतना आसानी से नहीं बनता। उसके लिए आपको सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, आपको वेल बिहेव करना होता है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर डिसबैलेंस होती हैं, बिहेवियर डिसबैलेंस होता है, ठीक है, सोशल नॉर्म्स, बेसिक सोशल नॉर्म्स कि आपको किससे कैसे बात करनी है ना, बात करने की तमीज और
बिहेवियरल जितनी भी सारे आपके मैनर्स हैं, अगर वो सब आप फॉलो नहीं करते हो तो सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत आती ही है। ठीक है, दिक्कत आती ही है सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में, और ये सारी चीजें क्रिएट करती हैं सिर्फ आपके, उस इंडिविजुअल को तो होश है नहीं, ठीक है, वो तो अपनी खुद के कंट्रोल में बॉडी उसकी बची नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो सोसाइटी है वो काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है, और उसकी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी फेस कर रही है उसकी वजह से जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन्हें भी काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मतलब ये सारी चीजें कनेक्टेड है कि इंडिविजुअल को खुद को हार्म हो रहा है, उसकी वजह से फैमिली को हो रहा है, फैमिली की वजह से सोसाइटी को भी हो रहा है, सोसाइटी की वजह से फैमिली को भी हो रहा है, सोसाइटी की वजह से उस इंडिविजुअल को भी हो रहा है। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट सिर्फ वो इंडिविजुअल अकेला नहीं भुगतता, पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, सब एक साथ भुगत रहे होते हैं। किसी भी एक इंडिविजुअल की वजह से उसका पूरा जो सराउंडिंग होती है वो पूरा इस चीज को क्या करती है, बियर करती है, सबको इसका इफेक्ट जो है वो झेलना पड़ता है। ठीक, अगर इंडिविजुअल क्या करने लगे, अगर उसका जो कंजम्पशन है उसको रोक दिया जाए तो कहीं वो चोरी करने शुरू कर सकता है, मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है, वायलेंस क्रिएट करने लग जाता है, अब्यूज करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो एक्ट्स होते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी, ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, सोसाइटी अफेक्ट होती है, और उसका सोशल नेटवर्क जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। अगर कोई एक बार इस तरह की हरकतें कर दे सोसाइटी में, उसके बाद फिर कभी उसकी वो इमेज वापस से नहीं बन सकती जो पहले हुआ करती थी। जब वो क्या हुआ करता था, कॉन्शियस हुआ करता था, जब वो अपने सेंसेस में था, तो वो जो उसकी इमेज थी वो वापस से अब कभी भी लौट कर नहीं आ पाती, कभी भी वो इमेज उसकी वापस लौट कर नहीं आ पाती। और सोसाइटी के जितने भी नेटवर्क्स उसके बने हुए थे, उसके और उसकी फैमिली के भी नेटवर्क्स पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। ना ही उसकी फैमिली के रिलेशंस प्रॉपर चल पाते हैं, ना फैमिली के सोसाइटी के साथ चल पाते हैं, ना उसके सोसाइटी के साथ चल पाते हैं, और ना उसके फैमिली के साथ चल पाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, हर चीज इंटरकनेक्टेड, हर चीज इंटरकनेक्टेड। ठीक, सब पे इफेक्ट आता है, उसका खुद का भी, उसके जो सोशल एक्टिविटीज हैं, उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं, उसकी जो हॉबीज हैं, इन सब से इंटरेस्ट अब चला जाता है, क्योंकि किसी से नेटवर्क ही नहीं बचा, किसी से नेटवर्क ही नहीं बचा, आप प्रॉपर बिहेव ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या अपनी हॉबीज को फुलफिल करोगे। ठीक, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये सारी दिक्कतें आती हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं किसके अंदर, जिन्हें हम काउंट करते हैं अल्कोहल का, ड्रग का जो इफेक्ट है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर कैसे हुआ ये हमने देखा, फैमिली के ऊपर कैसे हुआ वो हमने देखा, और सोसाइटी के ऊपर कैसे हुआ वो हमने देखा। यही पूछा गया था हमसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, देखो ड्रग्स का इफेक्ट, ड्रग्स का इफेक्ट, कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट आता है। देखो ड्रग्स का इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसकी फैमिली और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। अरे आगे बढ़ गए थे क्या, नहीं भाई, अभी तो ड्रग का इफेक्ट पड़ना है हमें। सी, ड्रग्स के इफेक्ट देखते हैं भाई। एक इंडिविजुअल जो कि ड्रग्स के लिए अगर एडिक्टेड होता है तो वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देखो ऑलमोस्ट चीजें इक्वल है ना, ऑलमोस्ट चीजें अगर जनरल लेवल पे देखोगे तो दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चेंज आएगा कि उस इंडिविजुअल को अल्कोहल का इफेक्ट अलग होता है कि वो लिवर पे इफेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है, और ड्रग्स का इफेक्ट अलग होता है। ड्रग्स का इफेक्ट देखते हैं ये कहाँ कहाँ होगा, किस रीजन में होगा बॉडी के, इंडिविजुअल के ऊपर ड्रग्स का इफेक्ट कैसे होगा, प्रॉब्लम सेम आएंगी, प्रॉब्लम सेम आएंगी। ठीक है, अगर अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी सारा इंटरकनेक्टेड ही है, सारा जो इफेक्ट आएगा वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम ही है कि इंडिविजुअल पे इफेक्ट आएगा, उसकी फैमिली पे आएगा, सोसाइटी पे आएगा, सोसाइटी से भी फैमिली पे आएगा, हर तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हर तरह से एडजस्टमेंट्स में दिक्कत आएंगी, रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगे। सेम चीज जो है वो यहाँ पर भी होगी, बस बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है इंडिविजुअल की वो देखते हैं। अल्कोहल से क्या इफेक्ट आया वो हमने देखा। अब देखते हैं ड्रग का इफेक्ट। ड्रग्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ड्रग्स का बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। This leads to the malfunctioning of several other organs of the body such as kidney, liver, etc. और इसकी वजह से, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट होने की वजह से बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स जो है वो काम सही से नहीं करते, पूरा नहीं करते, या करना ही बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, एक टाइम के बाद करना ही बंद कर देते हैं अगर ओवर जो है वो डोजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि जो कई सारे ऑर्गन्स है बॉडी के वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर। अब आप समझो कि ये सारे उतने एसेंशियल ऑर्गन्स हैं कि अगर ये काम करना बंद करते हैं तो फिर आपकी बॉडी जो है वो
पूरी तरीके से मतलब ठप हो जाती है। या तो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कब तक काम करेगा अगर जो कंजम्पशन है वो बंद ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले कंट्रोल तो इसी के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक। द स्प्रेड ऑफ HIV, ट्रांसप्लांट भी हाँ, और इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता। ट्रांसप्लांट भी एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो द स्प्रेड ऑफ HIV इज मोस्ट कॉमन इन दीज इंडिविजुअल्स एज दे शेयर कॉमन नीडल्स व्हाइल इंजेक्टिंग ड्रग्स इन देयर बॉडी, ठीक है। ऐसे लोगों में HIV होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो ड्रग्स ले रहे होते हैं, ठीक है। ड्रग्स लेने वाले इंडिविजुअल के अंदर HIV के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स को जब लेते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रग्स को जब लेते हैं। कैसे? इंट्रावेनस ड्रग्स को जब लेते हैं ठीक है, तो इंट्रावेनस ड्रग्स को लेते वक्त, इंजेक्ट करते वक्त वो क्या करते हैं, सेम नीडल्स को, कॉमन नीडल्स को शेयर करते हैं, ठीक है। बॉडी में इंट्रावेनस ड्रग्स को लेते वक्त, वेन्स में इंजेक्ट करते वक्त वो कॉमन नीडल्स को शेयर करते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर HIV होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ड्रग्स हैव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, इनका काफी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है और काफी ज्यादा ड्रास्टिक सा साइड इफेक्ट होता है सबके ऊपर, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, दोनों में इफेक्ट होता है। और ये हमने इंडिविजुअली पढ़ा भी था कि मेल्स में कैसे इफेक्ट करता है, फीमेल्स में कैसे इफेक्ट पड़ता है ना। तो दीज साइड इफेक्ट इंक्लूड इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस। ये सारे साइड इफेक्ट्स क्या क्या थे यहाँ पर तो जनरली बताया हुआ है, हमने अलग अलग भी पढ़ा है कि मेल में कैसे आते हैं, फीमेल में कैसे साइड इफेक्ट आते हैं, राइट। देखो, तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, अभी इंसान बहुत ज्यादा खुश है और एक जरा सी किसी ने एक लाइन बस बोल दी जो उसे नहीं पसंद आई, वो एकदम से बिल्कुल पूरा दुखी हो जाएगा, या तो डिप्रेशन में डूब जाएगा या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, लड़ने पे उतर आएगा, मारने पे उतर आएगा, ठीक है। तो इतने ज्यादा क्विक मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी क्या होगा, देखो फैमिली और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा, ऑलमोस्ट तो कॉमन है, फिर भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक। A person addicted to drugs create problem for his family also and society also. जो भी पर्सन ड्रग पर डिपेंड हो जाता है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड और एंटी सोशल सा बन जाता है, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स को तो फॉलो कर ही नहीं पाता, रिलेशनशिप्स उसके ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स उसके ब्रेक हो जाते हैं। ये इफेक्ट आता है चाहे ड्रग ले चाहे अल्कोहल ले, फैमिली और सोसाइटी पर ये इफेक्ट जो है वो कॉमन है। किसी भी तरीके का एडिक्शन अगर है, किसी भी तरीके का अब्यूज अगर है, तो फैमिली और सोसाइटी पे आने वाला इफेक्ट तो कॉमन है, ठीक। हाँ, इंडिविजुअल को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है बॉडी में वो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा, मतलब बहुत स्लाइटली वेरी करेगा इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग, ठीक। चलो ये देखा हमने, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डू यू थिंक दैट फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स। आपको क्या लगता है, क्या दोस्त इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी इंसान को ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए? अगर हाँ तो कैसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे बचाया जाए? सी, देखेंगे आंसर कैसे फ्रेम किया है। सबसे पहली बात तो यस, सबसे पहली बात तो यस, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं पेरेंट्स कि दोस्ती अच्छे लोगों से करो, संगति अच्छे लोगों की रखो, क्योंकि अगर किसी भी ऐसे इंसान की संगति रखी जो खुद ही गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो, क्योंकि आप उसके साथ टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, क्योंकि आप उसके साथ बहुत ज्यादा शेयर करते हो अपनी चीजों को, इमोशंस को, उसके साथ अटैच्ड रहते हो, तो उसकी चीजें आपके अंदर इन्फ्लुएंस जो है वो कभी ना कभी, अगर वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, या आप अगर किसी भी एक वीक मोमेंट पे अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने उस एडिक्शन में, उस लूप में एंटर कर दिया, ठीक है, तो हाँ ये चीज होती है। फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स ही इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई दोस्ती करो तो अच्छे इंसान से करो, अच्छे लोग से करो, अच्छी आदत वाले इंसान से करो, और अगर कोई बुरी आदत वाला है भी तो आप ऐसे दोस्त बनो जो आप उसको सुधार सको, ठीक है, आप उसे सुधार सको, ना कि आप भी बिगड़ जाओ उसके साथ कि भाई तू भी बिगड़ मैं भी बिगड़ू। ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से आप समझो कि जहां एक सोसाइटी, एक
नेबरिंग पूरा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा था, अब 2 एनवायरनमेंट इफेक्ट होंगे, आप भी, आपकी फैमिली भी, आपका एनवायरनमेंट भी, वो भी, उसकी फैमिली भी, उसका एनवायरनमेंट भी, ठीक है। तो पूरा का पूरा डबल लॉस यहां पर होगा। तो यस, फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस वन टू टेक ड्रग एंड अल्कोहल। A person can take the following steps for protecting himself or herself against the drug abuse. हम ये सारे स्टेप्स को, ये सारे मेजर्स को ले सकते हैं अपने आप को ड्रग अब्यूज से बचाने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं देखो। सबसे पहले देखो, सबसे पहला स्टेप कौन सा है? इंक्रीज योर विल पावर। सबसे पहले तो भाई अपनी विल पावर इंक्रीज करने की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। विल पावर अगर इंक्रीज होती है इंसान की तो फिर वो किसी भी चीज से लड़ लेता है, आसानी से लड़ लेता है। विल पावर अगर इंक्रीज नहीं होती है ना, तो फिर क्या होता है कि एक छोटा सा टेंशन क्या आ गया, एक मतलब कुछ एक किसी चीज से रिलेटेड टेंशन क्या आ गया, इंसान उस टेंशन को बियर ही नहीं कर पाता। अरे उसके अंदर इतनी विल पावर तो होनी चाहिए ना कि अगर मैंने आज तक अपनी लाइफ ठीक कर ली है, चलो ठीक है, कभी कुछ सही नहीं हुआ तो मैं तो ठीक हूं यार, मेरी बॉडी तो ठीक है, मेरे पास फैमिली तो ठीक है, मैं कम से कम हेल्दी तो हूं, इस बात की ही शुक्र मनाओ भाई। इतना तो विल पावर अपने अंदर रखो कि हम अपने आप से इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, ना कि हमें इससे बचने की जरूरत है, ना कि हमें इससे छुपने की जरूरत है, ना कि हमें कुछ उल्टे सीधे कदम उठाने की जरूरत है। इतनी विल पावर हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हम अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कोई भी हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, किसी गलत चीज के लिए कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये विल पावर हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। विल पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई मेडिसिन उतना क्विक इफेक्ट नहीं दे सकती जितना क्विक इफेक्ट विल पावर का आता है। अगर आपको बहुत तेज बुखार है लेकिन आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता है कि मुझे ये काम करना ही है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप कितने बुखार में भी उस काम को कर जाओगे। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, कितने ही महान लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को होने के बाद भी उससे लड़के जीत के अपने काम, जो अपने गोल्स हैं, उनको अचीव करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी। उन्हें पता था कि हम बॉडी को, इस डिजीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, हम उभर जाएंगे इससे, हम लड़ जाएंगे इससे और हम अपना काम जो है वो करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये विल पावर होना बहुत जरूरी है हर एक केस में। उन डिजीजेस के केस में भी जो हमें, हमारी जो गलती नहीं होती, जिनमें हमें इन्फेक्शन बस कहीं से भी मिल गया, ठीक है, इन्फेक्शियस जो डिजीजेस होती हैं, उन डिजीजेस के केस में भी उनसे लड़ने के लिए हमें विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एड्स, कैंसर, इस तरह के डिजीजेस से भी बचने के लिए विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप मैक्सिमम लिमिट तक लड़ सकते हो। ठीक है, जीत होगी या नहीं होगी वाली चीज को सोचने की जरूरत नहीं होती, पर आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लड़ सकते हो और बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट है वो निकाल के ला सकते हो अगर विल पावर स्ट्रांग है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो क्या है? दैट इंक्रीज योर विल पावर। ठीक, to stay away from alcohol and drugs, one should not experiment with alcohol for any kind of curiosity and fun। बिल्कुल भी मजाक, मस्ती या इतनी सिली सी एक्सक्यूज के लिए तो कभी भी इस लूप में जाना ही नहीं है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने एक बार इसे टेस्ट करके देख लिया, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि इस ड्रग और इस अल्कोहल को एक साथ लेके देख लेते हैं और फिर हम उस रिजल्ट को भी नहीं देख पाए, तुरंत मर गए। तो क्या मतलब ऐसी चीजें करने का? हाँ, क्या मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने का? तो ऐसा फन या ऐसी फ्रेंडशिप को मेंटेन करना या ऐसी क्यूरियोसिटी को रिजॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सारी चीजें कभी भी नहीं करनी है, ठीक है, कभी भी नहीं करनी है। और अपना विल पावर हमेशा इतना स्ट्रांग रखना है कि लोग बिल्कुल पूरा झुंड बना के भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें तो भी आप उनसे इन्फ्लुएंस ना हो पाओ ऐसी चीजों के लिए। ये विल पावर हमारे अंदर हमेशा होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है मेजर? अवॉइड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु टेक्स ड्रग्स। वही जो मैंने आपसे कहा कि भाई संगति अच्छी रखो अपनी, ऐसे लोगों की संगति में रहो ही मत। हो सकता है कुछ लोगों से आप बहुत टाइम से अटैच्ड हो लेकिन आपको बाद में पता चले कि भाई ये तो ड्रग लेता है, या आपको बाद में पता चले कि ये तो अल्कोहल कंजम्पशन इतना ज्यादा करता है, ये तो जब मिल रहा है उतनी बार लेके आ रहा है और बस मेरे सामने बैठ के पी रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से फिर आप क्या करो, पहले ठीक था भाई जो भी था, आप उसको क्लियर कट बोल दो भाई अगर आपको दोस्ती बना के रखनी है तो मेरे साथ बिहेव प्रॉपरली, और अदरवाइज फ्रेंडशिप जो है वो रखने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि कभी ना कभी वो चीज अगर आपको इन्फ्लुएंस कर गई, कभी आपकी विल पावर अगर वीक पड़ गई, फिर क्या करोगे? आप भी चले जाओगे उसी लूप में। ना तो आपने मतलब उसे बचाया तो नहीं, बल्कि आप भी चले गए उसी लूप में। ये चीज नहीं होने देनी, ठीक है, ये चीज नहीं होने देनी। तो इसलिए अवॉइड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु टेक ड्रग्स। ऐसे लोगों की कंपनी को पूरी तरीके से अवॉइड करो। सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स।
अगर आप कभी इन केस किसी भी इस तरह की स्टेप पे एक स्टेप भी आपने ले ली है, एक बार भी कभी आपने अटेम्प्ट कर लिया है और आपके अंदर इस बात का एहसास है, आपको इस चीज रियलाइज हो रही है कि आपने किसी गलत चीज की तरफ आपको अपने आप को एक कदम को बढ़ा दिया है, लेकिन आपको रोकना है, आपको रोकना है, तो हमेशा इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप खुद से नहीं रोक पाओगे। कभी भी ये मैं सोचो मैं तो किसी को पता नहीं चलने दूंगा और मैं बस खुद ही बस आज के बाद से रोक के रखूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, ये कभी नहीं होगा। हमेशा इस चीज को क्या करो, शेयर करो। किससे? ट्रस्टवर्दी पीपल से, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको रोकेंगे, जो आपको बचाएंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज के लिए आपको क्या करनी है, हेल्प लेनी है। किससे? पेरेंट्स या ट्रस्टवर्दी पीयर्स से। ठीक है, पेरेंट्स से। देन टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट ड्रग अब्यूज। प्रॉपर नॉलेज अगर आपको होगा ड्रग अब्यूज के बारे में कि इससे कितनी इफेक्ट होते हैं, जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया है, तो फिर तो जानबूझ के मक्खी कौन खाता है यार, है? आंख देख के मक्खी कौन खाता है, ये बताओ। जिसको जानते बूझते सब कुछ पता है कि इससे मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी कौन मरने जाता है? ठीक, तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए पहले ही सारी जानकारी, सारी काउंसलिंग लेके बैठो, जैसे इस चैप्टर में आपको दी जा रही है। टेक प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग अबाउट द ड्रग अब्यूज। डिवोट योर एनर्जी इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जो आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी अगर है भी, तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में निकालो। ठीक है, स्पोर्ट्स में एंगेज रहो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, राइट, ये सारी चीजें करो, ना कि इन अब्यूज की तरफ जाना। सीक इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। अगर लगता है कि जो केस है वो सिवियर हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स या सबके मॉनिटर करने के बाद भी ठीक है ड्रग्स अल्कोहल लेना बंद तो कर दिया, लेकिन अब उसका एडिक्शन जो है वो जा नहीं रहा है, या फिर आप उसे चाह के भी बंद नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मैंने बताया था कि एकदम से जब बंद करते हो तो बॉडी सहन नहीं कर पाती, बहुत बहुत अजीब से रिएक्शंस देती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट से रिएक्शंस भी आते हैं। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए फिर आपको जरूरत पड़ती है क्या, मेडिकल प्रोफेशनल की। तो उसके लिए फिर आपको इमीडिएट हेल्प लेनी है, प्रोफेशनल्स की मेडिकल हेल्प लेनी होती है, साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की। अगर सिम्टम्स जो हैं जो कि इस तरह के हों कि डिप्रेशन आ रहा है या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और आप उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को कंज्यूम करने से, ये सारी कंडीशन में फिर जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी मेडिकल पर्सन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो ये रीजंस होते हैं, ये मेजर्स होते हैं जो लिए जाते हैं, जिनसे बचाया जा सकता है खुद को किस चीज के लिए, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज में एंटर करने से। ठीक, या अगर एंटर कर भी गए हो तो वापस आने से। ओके, तो दीज आर द मेजर्स विच वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सच इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हाई इज दैट once a person starts taking alcohol or drug, it is difficult to get rid of this habit. Discuss it with your teacher. तो भाई कर रहे हैं डिस्कस अपन, है ना। क्या पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अगर एक बार अल्कोहल या ड्रग को लेना स्टार्ट कर दे तो उसका उससे वापस नॉर्मल लाइफ पे आना या उसे लेना बंद करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा किस केस में होता है और क्यों होता है ऐसा कि एक बार अगर आपने ड्रग या अल्कोहल ले लिया तो उसके बाद उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक वही है जो हमने डोज वाला लॉजिक पढ़ा था। सी आंसर, इसके पीछे लॉजिक वही है जो हमने डोजेस वाला आंसर लॉजिक पढ़ा था कि बॉडी जो है वो उतनी टॉलरेंस लेवल को गेन कर लेती है। बॉडी जो है वो एक टाइम के बाद उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, डिपेंडेंसी और वो जो टॉलरेंस लेवल वाला फैक्टर है, बस ये दोनों से मिलेगा इसका आंसर। सी, ड्रग एंड अल्कोहल कंजम्पशन has an inherent addictive nature। जो ड्रग्स होते हैं और अल्कोहल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उन दोनों का नेचर जो है वो कैसा होता है, एडिक्टिव नेचर होता है उनका, मतलब होता ही है नेचर एडिक्टिव सा। ठीक है, इनका ये जो एडिक्टिव नेचर है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगर आपने इसको एक बार कंज्यूम किया और दूसरी बार कंज्यूम किया, तीसरी बार कंज्यूम किया, चौथी बार आपकी बॉडी खुद डिमांड करने लगेगी कि आपने काफी टाइम से ऐसा कोई एडिक्शन नहीं किया है जिसको आप पहले कर रहे थे। ठीक, तो ये जो इनका नेचर है, ये जो इनका नेचर है एडिक्टिव नेचर, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक बार अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर उसको बंद करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कौन मुश्किल पैदा करता है, एडिक्टिव नेचर। कौन मुश्किल पैदा करता है, एडिक्टिव नेचर। See, so drug and alcohol consumption has an inherent addictive nature associated with euphoria and a temporary feeling of well-being. Repeated intake of drug increases the tolerance level of the body's receptors, leading to more consumption of drugs. See, भाई ड्रग और अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होगा,
जो भी इसका एडिक्टिव नेचर है उसकी वजह से वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, ईट फिर रिपीट, ठीक है, तो बस वही वाली कंडीशन आ जाती है। अब इसका फिर वो रिपीटेड इनटेक जब होने लगता है तो मैंने आपको क्या बोला था, दो चीजों से आंसर आएगा, दो कॉन्सेप्ट से आंसर आएगा। एक तो वो टॉलरेंस लेवल वाला कॉन्सेप्ट, क्या था टॉलरेंस लेवल वाला कॉन्सेप्ट, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज 5 ग्राम वाला डोज लिया किसी ने, ठीक, बॉडी ने उसको टॉलरेट करने जैसे तैसे करके आज तो उसके ऊपर इफेक्ट दिखाया, लेकिन एक टाइम के बाद बॉडी उतना को टॉलरेट करने की आदत डाल लेगी। अब उसके ऊपर जो 5 ग्राम का इफेक्ट पहली बार लेने पे आ रहा था, बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट दिख रहा था उसे, वो अब 5 ग्राम से नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉडी ने धीरे धीरे करके उसके ऊपर उतना टॉलरेंस लेवल जो है वो गेन कर लिया है। अब उसको लेना पड़ेगा 5 ग्राम से थोड़ा कुछ ज्यादा, 6 ग्राम ले लिया तो बॉडी ने इफेक्ट दिखाया, ठीक है, बॉडी ने इफेक्ट दिखाया, लेकिन एक टाइम के बाद बॉडी ने उसके लिए भी टॉलरेंस गेन कर ली। अब उसने क्या किया, उसको वो इफेक्ट नहीं मिल रहा जो वो चाह रहा है, तो उसने क्या किया, डोज फिर बढ़ाया, 7 ग्राम कर दिया, फिर बॉडी ने इफेक्ट दिखाया, लेकिन अब धीरे धीरे बॉडी ने उसके लिए भी टॉलरेंस गेन कर लिया, ठीक है भाई, इतना भी झेल लेंगे। अब 7 ग्राम पे आया, उसने फिर डोज को बढ़ाया, उसने 8 ग्राम कर दिया, क्योंकि उसको इफेक्ट नहीं मिल रहा, बॉडी ने इफेक्ट दिखाया, लेकिन धीरे धीरे बॉडी ने उसके लिए भी टॉलरेंस गेन कर लिया। बस ये टॉलरेंस लेवल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। इस तरह से इंसान उस इफेक्ट को पाने के लिए जिसके लिए वो ड्रग ले रहा है, उसके चक्कर में वो डोज को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और उस डोज के बढ़ने के साथ साथ उसका रिपीटेटिव इंटेक भी होता जाता है, ठीक है, उसका बार बार रिपीटेड इंटेक भी होता जा रहा है, उसका डोज भी बढ़ता जा रहा है, और उसकी बॉडी में हार्म तो हद लिमिट में फैलता ही जा रहा है, ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है वो तो आता ही जा रहा है। मतलब टॉलरेंस लेवल वाला कॉन्सेप्ट यहां वर्क करेगा, ठीक है, जो बॉडी का टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है तो वो डोज बढ़ाता जा रहा है, मतलब बॉडी एक तो वैसे जैसे तैसे झेल रही है, संभाल रही है, और आप उसको और डोज बढ़ा के दिए जा रहे हो, क्यों नहीं, इतना भी क्यों झेल रहे हो भाई, मत झेलो, मतलब उस कंडीशन तक बॉडी को लाके छोड़ दे रहे हो कि जब बॉडी उसको फिर पूरी तरीके से झेल ही ना पाए, ठीक। अब ये कंडीशन यहाँ पर आती है। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर किस चीज का, कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, देखो रिसेप्टर्स, देखो कि रिसेप्टर्स को क्या कर देंगे एक टाइम के बाद, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बिल्कुल हार्ट टेक देंगे भाई, कि हम इतना रिसेप्टर जो है वो अपना क्या करता है, टॉलरेंस लेवल दिखाता जा रहा है, डोज जो है वो बढ़ाते ही जा रहे हो, हार्मफुल इफेक्ट जो है वो बढ़ाते ही जा रहे हो। तो ये जो रिपीटेड इनटेक है ये क्या कर देगा, एडिक्शन को कॉज करेगा, और डिपेंडेंसी वाला मैकेनिज्म जो सेकंड था वो आ जाएगा, बॉडी उस चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि रिपीटेडली अगर एक ही चीज को बार बार बॉडी को दिया जाए तो बॉडी क्या हो जाती है, उसके लिए डिपेंडेंट हो जाती है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो पूरी तरीके से उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुकी है। अब अगर वो डोज फिर उसे बॉडी को ना मिले, है ना, इसीलिए कहते हैं किसी भी मेडिसिन को बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन भी क्या है, ड्रग है, ठीक है। अब उसमें भी क्या होगा, बॉडी एडिक्ट हो जाएगी, डिपेंड हो जाएगी उस ड्रग के ऊपर। अगर किसी मेडिसिन को बहुत लंबे वक्त तक ले रहे हो और एकदम से बंद कर दो तो ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी मेडिसिन को बहुत लंबे सालों तक लेते आ रहे थे और एकदम से उन्होंने कई सारे, आपने मैं बिल्कुल जनरल केस बताती हूँ जिस तरह का आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सिटीजन है, ठीक है, ऑलमोस्ट मीडियम टू सीनियर सिटीजन के बीच की मॉडरेट एज का है, वो काफी पिछले 10 साल तक कोई एक टैबलेट को लेते हुए आ रहे थे, ठीक है, किसी कंसर्न टैबलेट को वो 10 से 12 साल से लेते आ रहे थे, बॉडी पूरी तरीके से आप समझो 10 से 12 साल से लेते आ रहे थे, डिपेंड हो चुकी थी उस ड्रग के लिए। अचानक से उन्हें लगा कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो अगले 7 दिन हम कुछ भी नहीं लेते हैं, या फिर हमने कर दी 5 दिन की प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ठीक है, हमने उस ड्रग को, उस टैबलेट को, किसी चीज को भी लिया ही नहीं, ठीक है, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। उस वक्त बॉडी फिर दिखाती है ड्रास्टिक इफेक्ट, और काफी सारे लोगों की ऐसी चीजों के वक्त फिर क्या हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। फिर न्यूज आती है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो अचानक डेथ हो गई। तो उसका रीजन फिर जब बाद में निकल के आता है, मतलब आप समझो कि इनके इफेक्ट इतने ड्रास्टिक हैं कि उन इफेक्ट को देखने के लिए आप भी जिंदा नहीं बचोगे, बाकी लोग देखेंगे फिर उस इफेक्ट को, ठीक है, इतना ड्रास्टिक वो इफेक्ट होता है, क्योंकि आपने बॉडी को डिपेंड कर दिया उस एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए। आपने क्या किया, बॉडी को डिपेंड कर दिया उस एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और ये जो डिपेंडेंसी है और ये जो टॉलरेंस लेवल वाला मैकेनिज्म है, ये दोनों फैक्टर जो हैं, बस इनको अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे इस हार्मफुल इफेक्ट को। जो हमसे पूछा गया है कि ये क्यों एक इंसान एक बार जब स्टार्ट कर दे तो फिर उसको वो वापस उसकी नॉर्मल लाइफ पे नहीं आ पाता। पहला रीजन कि अगर वो एक बार स्टार्ट कर चुका है तो वो बंद करना, जब उसको बंद कर भी देता है अगर, ठीक है, उसको मोटिवेट किया सबने मिलके बैठ के, उसको बिल्कुल जोश आ गया, ठीक है आज के बाद नहीं पीऊंगा, ठीक
आ गया जोश, अब उसने बोल दिया ठीक है नहीं पीऊंगा, नहीं पिया पूरे दिन, बॉडी बहुत ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रही है क्योंकि बॉडी तो डिपेंडेंट हो चुकी है। बॉडी इतना ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रही है, इतने ज्यादा वायलेंट रिएक्शंस दे रही है, इतना ज्यादा एग्रेसिव नेचर दे रही है कि वो सारे सोशल नॉर्म्स भूल गया है, बिल्कुल पागलों की तरह भटक रहा है, कहीं से भी कैसे भी करके, बस उसके पास ना पैसे हैं कुछ नहीं है तो भी चोरी करके लेके आ रहा है पर ले रहेगा। ठीक, तो ये ज्यादा जो इफेक्ट्स आते हैं, ये सारा जो इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट उस इंसान को क्या कर देता है, मजबूर कर देता है उस ड्रग को वापस से लेने के लिए, क्योंकि बॉडी को डिपेंडेंट कर दिया, बॉडी को आदत डाल दी, एडिक्शन कॉज कर दिया। अब इन सारे एडिक्शंस की वजह से जो बॉडी को डैमेज हुआ है ना, इफेक्ट क्या क्या आएगा, क्यों वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे नहीं आ पाते, है ना। एडिक्शन को छोड़ने में तो दिक्कत यही है कि खुद भी एडिक्टिव नेचर के होते हैं ये सब, तो वो क्या कर देते हैं, आदत डाल देते हैं। दूसरा, बॉडी को इतने सारे हार्म पहुंच चुके होते हैं, बॉडी को इतने सारे हार्म पहुंच चुके होते हैं, लिवर डैमेज हो चुका है, किडनी डैमेज हो चुकी है, ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर दे रहे हैं या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इम्यूनिटी वीक हो गई है, राइट। अब बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो बिल्कुल इतने सेंसिटिव हो गए डिजीजेस के लिए कि कुछ भी होगा डिजीज तो फटाफट से हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, इतने सारे ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर चुके हैं। ये सारा जो पूरा सिनेरियो इकट्ठा होता है, ये मजबूर कर देता है इंसान को उस एक नॉर्मल लाइफ पे वापस नहीं आने देता है। ठीक, अब यहां पर कंडीशन क्या डेवलप होती है, ठीक है, देखो एडिक्टिव नेचर जो कि इन सारी चीजों से रिलेटेड है और रिपीटेड इनटेक जब इन ड्रग्स का होता है तो इससे क्या होता है, बॉडी का टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता है, जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता है, लीडिंग टू मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, जिसकी वजह से इंसान उसका डोज बढ़ाता जाता है, डोज बढ़ाता जाता है तो हार्म बहुत ज्यादा हो जाता है और इतना ज्यादा हार्म वो कॉज कर लेता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ पे आ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर वो कंजम्पशन को बंद भी कर दे, काफी सालों लगेंगे उसे इस एडिक्टिव नेचर को भूलकर अब नॉर्मल लाइफ पे आने पे, तब भी उसकी बॉडी तो नॉर्मल बचेगी नहीं, तब भी उसकी बॉडी तो नॉर्मल बचेगी ही नहीं। ठीक है, इतने सालों का टाइम अगर उसके पास जो हम कह रहे हैं कि टाइम लगता है, कुछ ईयर्स लग जाते हैं इस एडिक्शन से दूर होने में, तो उस ईयर तक बॉडी सर्वाइव करने वाली हालत में भी होनी चाहिए। अगर इंसान ने इतना लेट स्टार्ट किया है कि बॉडी पूरी डैमेज होने के बाद, ऑर्गन डैमेज होने के बाद स्टार्ट किया उसने कि मैं एडिक्शन छोड़ दूं, तो अब बॉडी फिर सर्वाइव भी तो करे उतने साल तक जितने साल उसको लगेंगे एडिक्शन को दूर से दूर भागने में। ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से या तो एडिक्शन से वो बच ही नहीं पाता या फिर वो मर जाता है। ये कंडीशंस डेवलप होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से एक इंसान अगर बहुत ज्यादा गलत, बहुत ज्यादा ही एक्सीड कर देगा लिमिट को, तो उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स टू टेक टू अल्कोहल और ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जिसके ऊपर जितनी देर आंसर दो उतना कम है, क्योंकि इसमें हमारा व्यू पूछा है। इसमें ये नहीं पूछा कि जो हमने पूछा सिलेबस के अकॉर्डिंग बताओ, इसमें आपसे पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है यंगस्टर्स को ऐसी क्या चीज है जो मोटिवेट कर देती है जिसकी वजह से वो भागते फिरते हैं किसके पीछे, अल्कोहल्स और ड्रग्स के पीछे। यंगस्टर्स को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं अल्कोहल और ड्रग कंजम्पशन के लिए, और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इन योर व्यू व्हाट कैन बी द रीजंस, क्या लगता है आपको। सी देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो इसके पीछे भागते हैं। सी मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग यंगस्टर्स टूवर्ड्स द अल्कोहल और ड्रग। ठीक है, यंगस्टर्स को अल्कोहल और ड्रग की तरफ ले जाने के, खींचने के कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला तो है क्यूरियोसिटी। सबसे पहला तो है क्यूरियोसिटी। यंगस्टर्स के अंदर ये जो एक क्वालिटी है ना, ये जो एक कॉमन हैबिट पाई जाती है कि हर चीज को एक बार ट्राई करके देखना है, लाइफ में हर चीज एक्सप्लोर करके देखनी है, सारे एक्सपेरिमेंट जमाने भर के करके देखने, अदरवाइज हम कैसे यंगस्टर, अदरवाइज हम कैसे कूल लगेंगे, अदरवाइज हम कैसे मॉडर्न लगेंगे अगर लाइफ की हर एक उल्टी सीधी चीज को हम एक्सप्लोर करके ना देख लें, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा एडवेंचरस पर्सनालिटी कैसे दिखाई देंगे अगर हम बहुत ज्यादा ये सारी चीजों को ना करके देखें। ये सारे मिथ्स हैं, ये सारे आज की जनरेशन के मिथ्स और कंसेप्शंस हैं जिनकी वजह से वो इन सब चीजों में जाते हैं। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी मतलब नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि एडवेंचर करके देख लें, ये करके देख लें, वो करके देख लें। एक्सपेरिमेंटेशन कि इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं क्या होता है, फिर बागू वही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर आजू बाजू वाले देखते हैं क्या होता है, वो तो देखने के लिए बचता ही नहीं है, मर जाता है। फिर न्यूज आती है कि भाई सडनली एकदम से अच्छा खासा घर से निकला था, कैसे मर गया पता नहीं चला।
फिर होता है पोस्टमार्टम, फिर पता चलता है कि भाई ये खाया था और जैसे ही खाया तुरंत ठीक। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन वाली जो हैबिट्स है इनकी वजह से होता है भाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन करने वाली ये जो टेंडेंसी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से इंसान भागता है इनकी तरफ। दीज आर द इनिशियल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन। हमेशा यही क्या होते हैं, इनिशियल कॉजेज होते हैं मोटिवेशन के। बिगिनिंग हमेशा इन्हीं बेसिक से, सिली से और बहुत ही नॉनसेंस एक्सक्यूजेस से होती है, ठीक। सम यंगस्टर्स स्टार्ट कंज्यूमिंग ड्रग एंड अल्कोहल। कुछ यंगस्टर्स ड्रग्स और अल्कोहल्स को इसलिए भी लेना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन होता है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। इन सारी चीज़ों से वो डील नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते और भागने लगते हैं किसकी तरफ कि भाई किसी तरीके से मैं अनकॉन्शियस ही हो जाऊँ, थोड़ी देर के लिए मुझे ये सब कुछ मैं भूल जाऊं, मेरा दिमाग ये सब कुछ भूल जाए। क्यों? क्योंकि मैं डील नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है इतनी कि मैं लड़ लूं उससे, स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है। तो बस भूलने वाली ऑप्शन की तरफ भागते हैं, ठीक है, भूलने वाले ऑप्शन की तरफ भागते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द रीजंस। कौन सा? कि ड्रग अल्कोहल की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूम करना? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि फालतू में बना लेते हैं, जबकि कई बार तो 90% केसेस में तो उनका कोई वैलिड रीजन भी नहीं होता। उन सब से ओवरकम करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, इन सब से ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ जाते हैं। एंड टू एक्सेल इन वेरियस फील्ड्स, कई सारी फील्ड्स में लोग अपनी फील्ड में और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल को यूज करने लग जाते हैं। जैसे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, उन्होंने सोचा कि इस वक्त अगर हम थके हुए हैं लेकिन हम अपनी थकान दिखा नहीं सकते, हमारा तो मैच है, उन्होंने क्या किया, उस रेस के पहले, उस मैच के पहले किसी ड्रग या अल्कोहल को ले लिया, जिससे उन्हें क्या हुआ, एक्सेसिव एनर्जी आई बॉडी में। बॉडी ने क्या किया, एक्सेसिव एनर्जी को शो किया और उस वजह से उनकी जो वो उस वक्त की एक्टिविटी थी वो बढ़िया हो गई, वो जीत भी गए। लेकिन उस वक्त तो जीत गए, बाद में किस एडिक्शन में चले गए और उसकी वजह से एक टाइम के बाद हो सकता है अपना करियर, अपना प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ जाए, अपनी उस हॉबी को ही छोड़ना पड़ जाए। इस बात का अंदाजा मोस्टली लोग सब कुछ जानते बूझते भी नहीं लगाते, सब कुछ जानते बूझते भी नहीं लगाते। सेवरल मीडियम्स लाइक टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मूवीज एटसेट्रा also responsible for promoting these wrong habits। ये सारा जो आइडिया है ना अल्कोहल और ये सब चीजों का, ड्रग्स का, ये सब यंग जनरेशन को कहाँ से मिल रहा है? 90% ऑफ द टाइम कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। ये सारा टेलीविजन पे जो दिखाया जाता है कि भाई जो भी रोल मॉडल्स होते हैं यंगस्टर्स के, वो खुद ये सब चीजें करके दिखाते हैं कि भाई ऐसे ही कूल लग रहे हैं, ऐसे ही मॉडर्न लग रहे हैं, ऐसे ही एडवेंचरस पर्सनालिटीज बन रही हैं। ये सब वो उस वक्त रियल लाइफ में दिखा देते हैं, उसे देख के यंगस्टर्स मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो उसको बिल्कुल उस पर्सन, उस कैरेक्टर को अपना रोल मॉडल बना रखा है। भले रियल लाइफ में वो रोल मॉडल खुद नहीं करता वैसा कुछ, भले रियल लाइफ में वो रोल मॉडल खुद नहीं करता वैसा कुछ, पर उस रियल लाइफ को देख के लोग क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सीरियस सा, सिवियर सा इशू है। किसका? यंगर जनरेशन का। ये बहुत सीवियर सा इशू है भाई। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सब मीडियम्स में इन चीजों को देखकर इनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, अधूरी जानकारी से बस इन चीजों के पीछे भाग जाना और अफेक्ट हो जाना इतनी खतरनाक चीजों से, ठीक। नाउ अमंग दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अलावा रीजंस सच एज अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई हमेशा हो कम्युनिकेट करने के लिए, अगर कोई हमेशा आपके पास हो आपको आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, तो कभी भी ये सारी कंडीशंस डेवलप हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर वो लोग जो कि अपने काम के लिए कहीं अकेले अकेले रह रहे हैं, वहां ना उनका कोई अपना बहुत ज्यादा दोस्त है, ना कोई फैमिली है, ना कोई मॉनिटर कर रहा है, ना कोई जानता है एक्टिविटीज, ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन चीजों में पड़ने के, ठीक। तो अमंग दीज फैक्टर्स, रीजन सच एज अनस्टेबल अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, peer pressure can also lead to individual to be dependent on drugs and alcohol, and preventive measures against this addiction can be these ones, ठीक है। तो ये सारे तो रीजन हो गए। अब आते हैं हम किसकी तरफ? प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ, कि किससे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। Parents should motivate and try to increase the willpower of their child।
पेरेंट्स को हमेशा अपने चिल्ड्रंस को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनकी विल पावर इंक्रीज करनी चाहिए, उनके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में ये नहीं भूल जाना है कि बच्चा आपसे डरने ही लग जाए, और आपका और उसका कम्युनिकेशन जो एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स आके आपको बता सके, ना कि प्रॉब्लम से बचने के ये तरीके ढूंढे। ये वाला कम्युनिकेशन वाला फैक्टर हमेशा बना रहना चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच। ठीक, नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चाइल्ड। पेरेंट्स हमेशा अपने चिल्ड्रंस को इस चीज के लिए एजुकेट करें कि जो भी अल्कोहल है, ड्रग्स कंजम्पशन है, इन सबके क्या क्या इल इफेक्ट होते हैं। दे शुड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर नॉलेज एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडिक्शन टू अल्कोहल एंड ड्रग्स। उन्हें हमेशा क्या करें, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करें इनके बारे में। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट टू डिस्करेज अ चाइल्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग विद अल्कोहल। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की, सराउंडिंग जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जो आपका हमेशा भला चाहते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वेल विशर को हमेशा क्या करें, समझाएं, उसे बताएं, उसे गाइड करें कि इन सब के क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारे फालतू एक्सपेरिमेंटिंग नहीं करनी होती है लाइफ में। यंगस्टर्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हु कंज्यूम ड्रग्स। यंगस्टर्स को हमेशा ऐसे लोगों की कंपनी से दूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ये सारी संगति में, ये सारे एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन सबसे दूर रखना बहुत जरूरी होता है। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू डिवोट देयर एनर्जी। हमेशा चिल्ड्रंस को उनकी एनर्जी को प्रॉपर सही जगह पर, जहां से पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा, ऐसी जगह पर डिवोट करना, उसके लिए गाइड करना चाहिए। उन्हें भेजना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज में कि भाई वो कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज करें, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें, कुछ भी ऐसा कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लें, किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लें जिससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए, कोई एक नई स्किल डेवलप हो जहां उनकी एनर्जी डिवोट हो, ना कि वो बैठे बैठे क्या करें तो कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया। ये वाली चीज के लिए उन्हें फ्री छोड़ना ही नहीं है। Proper professional and medical help should be provided to a child if sudden symptoms and depression and frustration are observed. अगर कोई ऐसा सिम्टम, जो वार्निंग साइंस हमने पढ़े थे कि ये सारे साइंस कैसे होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं जिन्हें नोटिस करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और गुड फ्रेंड्स के लिए, ताकि उन वार्निंग साइंस के मिलते ही वो समझ जाएं कि इसको ट्रैक करना पड़ेगा, भाई कुछ गड़बड़ चल रही है इसकी लाइफ में, किसी तरीके का स्ट्रेस तो इसको है। ठीक, तो वो सारे वार्निंग साइंस की तरफ हमेशा कान खड़े होने चाहिए, हमेशा अलर्टनेस होनी चाहिए उन वार्निंग साइंस की तरफ। तो अगर ऐसा कोई भी वार्निंग साइंस फिर मिलता है तो फिर जाना होता है क्या, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प जरूर लेनी। ऐसा नहीं कि आपस में निपट लेंगे, बताने की क्या जरूरत, अगली बार नहीं करेंगे, नहीं, हमेशा जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी ही चाहिए। ठीक, तो दीज आर द मेजर्स। चलो देख लेते हैं अब कि हमें आज तक, अभी पूरे इस लेक्चर में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को देखा है। ठीक, देख लेते हैं भाई क्या क्या देखा हमने स्टार्ट किया था यहां से। ठीक है, दैट व्हाट आर द वेरियस रूट्स जिनसे HIV का इंफेक्शन पहुंचता है। तो पहुंचता है कैसे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, या फिर शेयर करने से इन्फेक्टेड नीडल्स और इंजेक्शंस को, सिरिंजेस को, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में। हमेशा की फैक्टर मैंने बताया, बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज जहां भी होगा वहां पर फैलेगा HIV का इंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एड्स का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये हमें इम्यूनो डिफिशिएंट बना देता है, तो वो मैकेनिज्म हमने बताया। देन हमसे पूछा गया कि कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होती है, तो भाई वो हमने बताया, होती वो सेम सेल ही है, जो कैंसरस सेल में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है ना। देन हमने बताया अबाउट द मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में जो ट्यूमर क्या करता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, नाचता है, घूमता है, बस वही है मेटास्टेसिस। उसके बाद हमसे पूछा गया कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो हमने बता दिया भाई कि अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट है ना क्या होते हैं, उसकी फैमिली पे होते हैं, उस इंडिविजुअल पे होते हैं, उसकी सोसाइटी पे होते हैं। ड्रग के भी जो इफेक्ट हैं वो इस इंडिविजुअल पे भी होते हैं और उसकी फैमिली और सोसाइटी पर तो होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल भाई होता है ऐसा। ठीक है, और उससे कैसे बचना है, उसके क्या प्रिवेंशंस हैं, फिर वो हमने देखे। कैसे एक इंसान जो एक बार अगर किसी एडिक्टिव नेचर वाली चीज को लेना स्टार्ट कर दे तो वो उससे क्यों नहीं बच पाता, क्या बचना पॉसिबल है या नहीं है, क्यों डिफिकल्ट होता है, ये पूछा गया। तो हमने बताया भाई कि भाई दिक्कत आती है। ठीक है, क्यों दिक्कत आती है, एडिक्टिव नेचर की वजह से। ठीक,
इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर्स, ये हमने जस्ट अभी देखा कि क्या आपको लगता है क्यों यंगस्टर्स इन चीजों के पीछे जाते हैं, तो वो सारे कुछ पॉसिबल फैक्टर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया। और बस यही था आपका आज का लेक्चर, जिसमें आपने देखे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 50% कवर किया था, आज पार्ट 2 में इसका रिमेनिंग 50% भी हमने कवर कर दिया है और कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, पूरी तरह से ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट रह गया है तो उसे फटाफट से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है मुझसे। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा तो ये टॉपिक ही मिस हो गया है इसलिए समझ नहीं आया है, तो फटाफट से जाके उस लेक्चर को, उस पोर्शन को कवर कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पुराने का कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो बस फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर आपको मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के प्लेलिस्ट। लेक्चर्स को देखो, ठीक है, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करो और अपनी प्रिपरेशन को शार्प करते रहो। सेम टू सेम कंटेंट आपको मिल सकता है भाई ऐप के थ्रू भी। अगर आप ऐप से पढ़ना प्रेफर कर सकते हो तो आप डाउनलोड कर लेंगे इसे प्ले स्टोर से, या फिर आप प्रेफर करते हो वेबसाइट को यूज करना तो आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री, और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।